नमस्कार। वीकली करंट अफेयर के इस सेशन में मैं अनिल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज इस लेक्चर में फरवरी मंथ के लास्ट करंट अफेयर के पार्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम जनवरी मंथ के पूरे करंट अफेयर डिस्कस कर चुके हैं और फरवरी मंथ के 4 पार्ट को पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी कोशिश रह रही है यहाँ पे कि जितने भी आपके पास मंथ वाइज करंट अफेयर रहते हैं वो सारे के सारे हम कंप्लीट करें। और आप सबको पता ही है कि करंट अफेयर की वेटेज आज के टाइम में हमारे एग्जाम में कितनी देखने को मिलती है। तो सबके लिए मैसेज यही है, जितनी भी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं वो आपने बढ़िया से तैयार करनी है। और ये गारंटी की बात है कि इससे ऊपर मे बी 1 से 2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं और यही क्वेश्चंस आपके पास पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय इन चीज़ों के लिए नहीं, अपने पहले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो पहला प्रश्न आप सबके सामने था, बोला जा रहा है विद फोर प्राइम मिनिस्टर माई पीएमओ जर्नी नामक किताब किसने लिखी है। एक पुस्तक जो आपके सामने है, बोला गया ये किसने लिखी है, विद फोर प्राइम मिनिस्टर माई पीएमओ जर्नी पुस्तक का नाम है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह के बारे में आप देख लो, बोला गया ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, मतलब कि ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। तो जो आपके पास आईएएस अधिकारी होते हैं वो मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं, मतलब जो आपके पास अलग अलग मंत्री मंडल है या फिर अलग अलग आपके पास मंत्रालय हैं, उनके अधीन ये आपके पास आईएएस काम करते हैं। तो बोला जाता है जब आपके पास जर्नैल सिंह अपने पद पे बैठे हुए थे या अपनी ऑन ड्यूटी में थे, उस टाइम इनके समय में 4 प्रधानमंत्री आए, तो उन्हीं के बेसिस पे इन्होंने एक बुक लिखी है, वो आपके पास है विद फोर प्राइम मिनिस्टर माय पीएमओ जर्नी। तो वो 4 प्रधानमंत्री आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 पे याद रखना एसडी देवगौड़ा, नंबर 2 पे आई के गुजराल, याद रखना आई के गुजराल, नंबर 3 पे अटल बिहारी वाजपेयी और नंबर 5 पे आपके पास कौन थे, मनमोहन सिंह। एसडी देवगौड़ा, आई के गुजराल और एक आपके पास अटल बिहारी वाजपेयी और नंबर 4 पे आपके पास कौन थे, मनमोहन सिंह। तो मतलब जब हमारे जर्नैल सिंह जो आपके पास एक सिविल सर्वेंट हैं, जब वो कार्य कर रहे थे एक आईएएस ऑफिसर के तहत के रूप में, तब इनके समय में ये 4 प्रधानमंत्री आए, तो इन्हीं के बेसिस पे इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी विद फोर प्राइम मिनिस्टर माय पीएमओ जर्नी। तो आप सबको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट बोला गया प्रश्न नंबर 2 था, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। देखो अभी अयोध्या का टॉपिक आपने सुना ही होगा, हर किसी न्यूज़ चैनल में इस चीज़ को बताया गया। तो राम जन्मभूमि ये है क्या, सोचो इस चीज़ को। बोला जाता है वो स्थल जहाँ पे भगवान राम जी का जन्म हुआ था वो आपके पास है अयोध्या। अब देखो अयोध्या में एक राम मंदिर के निर्माण से ना विवाद चल रहा था बहुत सालों से। ये क्या विवाद था इसको समझ लो। बोला जा रहा है कि मुगलों के समय का, मुगल समझते हो आप, जब मध्यकालीन भारत की बात करते हैं हम, उस समय की बात हो रही है। तो मुगल शासक ने वहां पे भगवान राम जी का मंदिर था उसको तोड़वा के वहां पे मस्जिद का निर्माण कर दिया था। फिर बहुत लंबे समय तक इसमें एक आंदोलन चला, है ना, और डिमांड करी गई कि वहाँ पे जो राम मंदिर है वहाँ पे राम मंदिर ही होना चाहिए। और जो आपके पास इस तरह का लास्ट में सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ गया और डिसीजन आप सबके सामने ही था। उसके तहत क्या हुआ कि वहाँ पे एक राम मंदिर भी बनेगा और एक मस्जिद भी बनेगी। अब राम मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पे, तो उस राम मंदिर को बनाए जाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया। ट्रस्ट मतलब जो उसका निर्माण करेगा, है ना, राम मंदिर का निर्माण करेगा। तो बोला जाता है कि इस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर था वो आपके सामने है, महंत नृत्य गोपाल दास। क्या नाम है, महंत नृत्य गोपाल दास। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2020 की थीम क्या है। देखो अगर मैं इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करूं, इसे हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस साल भी इसे कब बनाया गया, 21 फरवरी को। तो बोला गया इसका जो आपके पास थीम थी वो आपके पास है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स। तो आप सबको मैं बार बार यही समझाता हूं, जो भी आपको यहाँ से कन्वे किया जा रहा है वो आप सब ने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर करके रखना है। तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पेंशन कोष विनियामक
एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ना, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। बोला जा रहा है कि एक पेंशन फंड के लिए आपके पास एक डिपार्टमेंट खोला गया था, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अभी अभी प्रेजेंट टाइम में इसके जो नए चेयरमैन हैं या नए अध्यक्ष बने हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर था वो है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीतिम बोला गया सुप्रीतम बंदोपाध्याय। क्या नाम था? बंदोपाध्याय, सुप्रीतम बंदोपाध्याय। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जो आपके पास पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के आपके पास चेयरमैन नियुक्त किए गए, ऑप्शन नंबर डी सुप्रीतम। नेक्स्ट, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आज के टाइम में गवर्नमेंट के तहत बहुत सही से स्कीम्स या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वो किस चीज़ के लिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए। आप सबको पता है प्लास्टिक प्लास्टिक एक पर्यावरण या इन्वायरमेंट के लिए एक पॉल्यूशन तैयार करता है। तो बोल जाता है उसी चीज़ को कम करने के लिए अब आपके पास गवर्नमेंट ने एक पहल स्टार्ट करी है, जिसके तहत क्या काम किया जा रहा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? ऐसा प्लास्टिक जो एक बार यूज करा उसके बाद उसको फेंक दिया। फॉर एग्जांपल बिस्लेरी की बोतल को हमने एक बार पिया, उसके बाद क्या किया जाता है? उसको फेंक दिया जाता है। तो इस तरह की चीजों को ना बंद कर दिया जाएगा। उसी के लिए आपके पास सिंगल यूज प्लास्टिक एक अभियान स्टार्ट किया गया। तो बोल जाता है अब पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है जो इससे मुक्त हो चुका है? तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय नई दिल्ली हवाई अड्डा। क्या नाम था? इंदिरा गांधी या इंटरनेशनल गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। तो ये सही था। नेक्स्ट, तो अब मेरे को आपसे पूछना था कि सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे पहले किस राज्यों ने स्टार्ट किया था, या सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किस राज्यों ने सबसे पहले किया था? हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा था। तो आप सबका काम बनता है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दो। प्रश्न नंबर 6 था, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशंस वीमेन एशियन कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास फुटबॉल संघ एशिया, इसको क्या बोल सकते हैं? एशियन फुटबॉल संघ। एएफसी का मतलब होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन या संघ इसको बोला जा सकता है। तो बोल जाता है विमेन जो महिलाओं का एशियन कप होगा वो आपके पास कौन से देश में होगा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है भारत, ऑप्शन नंबर ए भारत। आपको ऐसे ही पूरा क्वेश्चन याद करके रखना है। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप दो क्वेश्चंस और याद रखना। एक बोला जा रहा था इंटरनेशनल फेडरेशंस ऑफ हॉकी, है ना, या इंटरनेशनल फेडरेशंस हॉकी की बात करी जा रही है, FIH जिसे हम बोलते हैं। FIH जूनियर मेल वर्ल्ड कप 2021 की मेजबानी भी भारत करेगा। बोला गया FIH जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, जूनियर मेल वर्ल्ड कप 2021 की भी मेजबानी भारत करेगा। तो मतलब ये भी आपके पास बिल्कुल सही था। प्लस याद रखना 2020 के लास्ट में फीफा महिला अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा, उसकी मेजबानी भी कौन करेगा? वो आपके पास भारत है, फीफा का भी और आपके पास FIH का भी और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशंस का भी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट था। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है असम और वहां के शहर का नाम है गुवाहाटी। बोला जा रहा है कि हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या? उत्तर पूर्व, है ना। तो बोल गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव 2020। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बोला जाता है सतत विकास। तो बोला गया कि उत्तरी पूर्वी राज्यों ने एक सम्मेलन किया जिसमें सतत विकास की बात करी गई। मतलब कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसको हम कैसे सेव करके रखें, अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के ऊपर उन्होंने बात करी। तो बोला गया ये जो कॉन्क्लेव है, ये जो सम्मेलन है, ये जो सभा है वो कहाँ पे बैठी? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है असम और भारत। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने वर्ष की अवधि के लिए भारत के 22वें विधि आयोग को मंजूरी दी है?
देखो, बोला गया 22nd लॉ कमीशन, 22nd लॉ कमीशन याद रखना। इसको जो भारत ने एक मंजूरी दी है वो आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 बरस के लिए आपके पास 22nd जो लॉ कमीशन है उसको मंजूरी दी है भारत के मंत्रिमंडल ने, ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। देखो, ये जो आपके पास लॉ कमीशन है ये क्या है, याद रखना, ये कानूनी मसलों पर सरकार को सलाह देगा। जितने भी आपके पास कानूनी मसले हैं, ये कानूनी, ये लॉ के जो आपके पास मैटर्स हैं उसमें ये सरकार को सुजेस्ट करेगा। तो आपके पास ये इंपॉर्टेंट था। और याद रखना, ये जो आपके पास विधि आयोग है ना, 22वां विधि आयोग, या इसको हम बोल सकते हैं 22nd लॉ कमीशन, ये आपके पास नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हुआ, ये गैर संवैधानिक बॉडीज या गैर संवैधानिक संस्था है जो कि समय समय पे सरकार के द्वारा अपनी सुविधा अनुसार इसका गठन किया जाता है। सरकार चाहे तो कर सकती है, नहीं चाहे तो वो नहीं भी इसका निर्माण करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, हाजी अली दरगाह ट्रस्ट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाली दुनिया की पहली दरगाह ट्रस्ट कब बन गई है, यह कहाँ स्थित है। बोला गया, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, हाजी अली दरगाह। हाजी अली दरगाह की बात करी जाए, ये आपके पास मुंबई में है। बोला जा रहा है कि यह पहली ऐसी दरगाह बन गई है जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है, दुनिया में सबसे अधिक विजिटिंग तीर्थ स्थलों में से एक बन चुकी है। नाम है हाजी अली दरगाह ट्रस्ट। क्या नाम है, हाजी अली दरगाह। हाजी और दरगाह क्या होती है समझ लो। दरगाह जो मुस्लिम रिलीजन है उनका एक पुण्य स्थान, जिस तरह से हमारा एक, अगर मैं हिंदू रिलीजन्स की बात करूं तो उसका जो एक पवित्र स्थल होता है वो मंदिर होता है, तो उसी तरह से इनका मुस्लिम रिलीजन्स के लोगों का जो आपके पास पवित्र स्थल होता है उसको हम क्या काउंट करते हैं, दरगाह। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। तो बोला गया हाजी अली दरगाह दुनिया में सबसे अधिक विजिटिंग तीर्थ स्थलों में से एक बन चुकी है, कि मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके पास जो आपके पास एक श्रद्धालु हैं या जो आपके पास मुस्लिम जो आपके पास लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपके पास था गौरी लंकेश अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको आप ठीक कर लेना। गौरी लंकेश अवार्ड 2019-20 से किसे सम्मानित किया गया है। मे बी ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस करा है, तो याद रखना इसका जो आपके पास सबसे सही आंसर है वो आपके पास है यूसुफ जमील। क्या नाम है, यूसुफ जमील। 2019-20 की बात कर रहे हैं, क्लियर है, नाम था यूसुफ जमील। बोला जाता है कि पहले आप ये याद रख लो कि गौरी लंकेश कौन थे। ये गौरी लंकेश आपके पास एक प्रसिद्ध पत्रकार थे जिनकी हत्या कर दी गई थी 2017 में। उसके बाद गौरी लंकेश अवार्ड स्टार्ट किया गया। तो गौरी लंकेश अवार्ड उसे दिया जाता है जो लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए या लोकतंत्र की रक्षा करता है, एक दृढ़ संकल्प लेकर और एक साहस के साथ जब लोकतंत्र की रक्षा करता है। लोकतंत्र समझते हो ना, डेमोक्रेसी को जिंदा कैसे रखा जा रहा है, सच को बता के। तो वो ही आपके पास काम किया है, नाम है यूसुफ जमील, और ये आपके पास कश्मीरी पत्रकार है। इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी क्वेश्चन के साथ आपने एक और क्वेश्चन अपनी पुस्तक में लिख लेना है। बोला गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किसे दिया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार संजय गुप्ता को दिया गया है। किसको, संजय गुप्ता को। नेक्स्ट, इंडियन एटॉमिक एनर्जी आयोग ने हाल ही में किस राज्य में लिथियम भंडार का पता लगाया है। इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की, तो इन्होंने जो लिथियम भंडार का पता लगाया है वो आपके पास है कर्नाटक में। बोला जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 14,100 टन जो आपके पास लिथियम भंडार है उसका पता चला है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि लिथियम जो आपके पास एक धातु होती है वो किस काम आती है, तो आपने ये याद रखना है। बोला जाता है कि जो लिथियम है उससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज या फिर जो भी आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं जिसमें हम बैटरीज यूज़ करते हैं, जैसे हम मोबाइल फ़ोन की बात कर लें, जैसे लैपटॉप की बात कर लें, उसमें जो बैटरी चार्जर्स रहता है उसमें हम यूज़ करते हैं लिथियम। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें। नेक्स्ट, मेडागास्कर के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले में गेस्ट ऑफ हॉनर कौन सा देश होगा। देखो, ये गेस्ट ऑफ ऑनर की बात करी जाए, ये होता क्या है कि मतलब एक फेस्टिवल है ना, वो आपके पास क्या है, मेडागास्कर का इंटरनेशनल टूरिज्म फेस्टिवल।
उस फेस्टिवल में जो गेस्ट होंगे वो कौन सा देश होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर डी भारत। उसमें जो भारत है वो आपके पास गेस्ट होगा। अब आपको ये याद रखना है मेडागास्कर है क्या। मेडागास्कर आपके पास एक आइलैंड कंट्री है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, जैसे मान लो ये आपके पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मेडागास्कर है, और इसकी जो राजधानी है वो है एंटाननरिवो, ANTANANARIVO, एंटाननरिवो। तो ये इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें। नेक्स्ट, किस भारतीय पत्रकार को 2019 AFP कैट वेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखो ये भी आपके पास पत्रकारिता के लिए एक पुरस्कार दिया गया है। और अभी हमने गौरी लंकेश के बारे में बात करी, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार की बात करी जिसमें संजय गुप्ता की बात हुई है ना। तो यहाँ पे आप सबको ये पता होना चाहिए कि ये AFP कैट वेब पुरस्कार होता क्या है। ये जो AFP है ना, ये एजेंसी फ्रांस प्रेस, याद रखना एजेंसी AGGENCY फ्रांस FRANCE प्रेस PRESE, ये आपके पास एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है, ये इंटरनेशनल आपके पास न्यूज एजेंसी है। इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। तो जो आपके पास पुरस्कार दिया गया है इस बार का, वो किसे दिया गया है, अहमर खान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, अहमर खान। यह कश्मीरी पत्रकार हैं। बोला गया जब आर्टिकल नंबर 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया गया, उसके बाद जो कश्मीर राज्यों के जो आपके पास हालात थे, प्लस जो वहाँ के लोगों के जो विचार थे, उन सबको इन्होंने वीडियो और अपने पत्रों के माध्यम से दुनिया को दिखाया, एक मतलब जोखिम भरा काम किया। उसी के लिए इन्हें एक बेहतरीन पत्रकारिता के लिए AFP कैट वेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये भी कौन से पत्रकार है, कश्मीरी पत्रकार। देखो गौरी लंकेश की बात करी जाएगी 2019-20 की, तो हमने पढ़ा यूसुफ जमील, वो भी आपके पास कहाँ के थे, कश्मीरी पत्रकार थे। और अगर मैं कैट वेब प्राइज की बात करूं, अहमर खान, और वो भी कौन है, कश्मीरी पत्रकार। उनको 370 की धारा हटाने के लिए जो उन्होंने वहां पे बेहतरीन और जोखिम भरे कार्य करे, उसके लिए उन्हें जो आपके पास AFP कैट वेब प्राइज है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपके पास था, बोला गया गंगा कायक फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, गंगा कायक फेस्टिवल हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया। ये जो कायक होता है ना, इसको समझ लो, कायक क्या है। ये कायक जो होता है एक बोट रेस, बोट समझते हैं ना, किश्ती, ऐसे किश्ती है और किश्ती के ऊपर एक पर्सन बैठा होगा और वो एक है ना, बोला एक दौड़ लगा रहे होंगे वो सारे के सारे। तो इस तरह का जो आपके पास अभी अभी फेस्टिवल हुआ वो कहाँ पे हुआ, गंगा कायक फेस्टिवल की बात करी गई, वो आपके पास हुआ है उत्तराखंड में। कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अगर मैं उत्तराखंड के राज्यपाल की बात करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दो जरा, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट आपके पास था क्वेश्चन नंबर 15 था, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में नेहरू बाल संरक्षण कोष की घोषणा की है। देखो ये जो बाल संरक्षण कोष है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी पेपर में पक्का बनेगा। देखो बाल संरक्षण का मतलब क्या हुआ, जो छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए एक फंड है ना, एक फंड की घोषणा की। तो बोला गया ये किस सरकार ने अपने बजट में काम करा। तो याद रखना इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है राजस्थान। बोला गया राजस्थान की सरकार ने वहां के बच्चों की देखभाल के लिए एक फंड जारी करा। फंड समझ रहे हो ना, जब बजट आता है ना, बोलते हैं करोड़ों का फंड आपके पास पैसा रेलवे पे लगाया जाएगा, करोड़ों का फंड डिफेंस पे लगाया जाएगा, उसी तरह से बच्चों के लिए भी यहाँ पे फंड जारी किया गया। तो राजस्थान आपके पास बिल्कुल सही है। इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट था बाल श्रम, क्लियर है कि मतलब बच्चों से काम करवाना, प्लस तस्करी को रोकने के लिए और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए यह फंड जारी किया गया राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब देखो हमने एक और क्वेश्चन राजस्थान के बारे में पढ़ा था, आप सबको पता होना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। राजस्थान की गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया और उस बिल के तहत क्या था, महीने के पहले दिन
जो आपके पास मंथ स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट डे आपके पास वो नो व्हीकल डे सेलिब्रेट करेंगे, मतलब उस दिन एक भी गाड़ी वो नहीं चलाएंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, याद रखना। नेक्स्ट, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में आपके पास जो एक गोल्ड मेडल लेके आए हैं उनका नाम है ऑल ऑफ द अबव। क्या नाम है? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या जो आपके पास आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। इनका नाम आपके पास दिव्या, करकरन, सरिता मोर और पिंकी है। ठीक है। नेक्स्ट बोला गया, क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास था, ESPN फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने देता है? पहले तो ये समझ दो ESPN है क्या। ESPN बोला गया एक स्पोर्ट्स चैनल है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है उसी के लिए आपके पास एक फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया। वो आपके पास जो बिल्कुल सही आंसर है वो PV सिंधु। PV सिंधु एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें बोला जाता है कि ESPN फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, और इन्हें ये लगातार तीसरी बार मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार तीसरी बार। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये तो फीमेल है ना, अगर पूछा जाए ESPN मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, तो याद रखना सौरभ चौधरी। क्या नाम है? सौरभ चौधरी। पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी, महिला वर्ग में PV सिंधु। और कौन सा मिला है? ESPN। ESPN है क्या? एक स्पोर्ट्स चैनल है या एक केबल पे आने वाला स्पोर्ट्स चैनल है। उन्हीं की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है, उनके तहत आपके पास PV सिंधु बेस्ट आपके पास स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर रहे, और जो आपके पास सौरभ चौधरी हैं वो मेल कैटेगरी से। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप कहते हो, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जिसे हम बोलते हैं, एक ये भी आपके पास एक संगठन है, एंड द लेंसेंट है ना, लेंस्ट है ना, एंड द लेंस्ट क्या है? एक आपके पास मेडिकल एजेंसी है। तो बोला जाता है इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, और वो रिपोर्ट किस चीज के ऊपर है? वो आपके पास है फ्लोरेसिंग इंडेक्स और सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करी जा रही है। देखो, फ्लोरेसिंग इंडेक्स को बोला जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स, और सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स भी इन्होंने जारी किया है। तो बोला जा रहा है सस्टेनेबिलिटी जो आपके पास इंडेक्स है उसको बोला जाता है स्थिरता सूचकांक। तो इसमें भारत की क्या रैंकिंग आई है? याद रखना, जो हैप्पी इंडेक्स है, ये हैप्पीनेस इंडेक्स है जिसको हम फ्लोरिशिंग इंडेक्स बोल रहे हैं, उसमें भारत की जो रैंकिंग आई है वो आपके पास है 131। कितना है? 131। और अगर मैं बात करूं सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स की बात करूं या स्थिरता सूचकांक की बात करूं, तो उसमें जो भारत की रैंकिंग आई है वो आपके पास है 77वीं। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, ये जो WHO है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आप बताओ, और इसकी स्थापना कब करी गई थी? वो आपके पास करी गई थी 7 अप्रैल 1948। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म हमने बता दी है, और इसकी स्थापना हुई थी 1946, दिसंबर 1946। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी आप नीचे बताओ। ये पूरा टॉपिक हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखी है वो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को ढूंढ सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 था, बोला गया तमिलनाडु के किस पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती को राज्य बालिका संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो आपके पास क्वेश्चंस है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है जयललिता। क्या नाम है? जयललिता। एक जे को यहाँ से हटा देना, बस जयललिता याद रख लेना। जयललिता पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और बोला जाता है ये तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर या जन्मदिन पर बोल जाता है कि वहाँ की राज्य या वहाँ की स्टेट चाइल्ड गर्ल प्रोटेक्शन डे सेलिब्रेट करती है। इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पास मनाया कब जाता है? स्टेट चाइल्ड गर्ल प्रोटेक्शन डे 24 फरवरी। और ये जो जयललिता है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? नाम है तमिलनाडु। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। तो बोल जाता है महिलाओं और बच्चों के लिए जयललिता ने बहुत सारे काम करे, तो उन्हीं की याद के लिए यह काम किया जाता है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला गया, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे
कब मनाया जाता है? ये जनवरी माह में मनाया जाता है और जनवरी माह में सारे डेज जो आपके पास इंपॉर्टेंट थे उनको भी हमने एक ट्रिकी बेस से याद किया है। तो इसका जो लिंक है वो भी नीचे लिखा हुआ है, पर आपका काम बनता है जिन्होंने ये वीडियोस देख ली हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है नीचे लिख के दो। नेक्स्ट, कौन सा देश एक न्यू पॉइंट बेस्ड वीज़ा प्रणाली शुरू करेगा? इंपॉर्टेंट है। बोला गया कि आपके पास ब्रिटेन गवर्नमेंट जो है, या ब्रिटेन जो आपके पास कंट्री है, वो न्यू पॉइंट बेस्ड वीज़ा प्रणाली शुरू करेगा। क्लियर है? ये न्यू पॉइंट बेस्ड वीज़ा क्या है? बोला गया यहाँ पे वीज़ा जो है ना पॉइंट बेस्ड दिया जाएगा, और जो पॉइंट है वो कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो पॉइंट्स दिए जाएंगे, जो पर्सन्स विजिट करने आ रहा है उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, या फिर उसकी जो योग्यता है उसके अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काउंट की जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉइंट दिए जाएंगे। मतलब हर किसी को ये मौका नहीं मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है ब्रिटेन का? बोला जा रहा है कि दुनिया की सबसे प्रतिभाशाली और सबसे अच्छे लोगों को ब्रिटेन अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है, इसीलिए ब्रिटेन ने यह पहल की है न्यू पॉइंट बेस्ड वीज़ा। मतलब समझ लो कि जो अच्छे अच्छे क्वालिफाई हैं या जिनमें अच्छी योग्यता है, अच्छी अचीवमेंट्स हैं उनकी अपनी लाइफ में, उन्हीं को अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, उसी बेसिस पे वो ब्रिटेन जा पाएंगे। तो ये किसने स्टार्ट करा है? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, बोला गया एक आपके पास था तपस पाल जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो याद रखना, ये आपके पास एक बोला जाता है एक्टिंग, है ना, ये एक्टिंग जो आपके पास क्षेत्र है उससे संबंध रखते थे, या फिर ये आपके पास ये पॉलिटिशियन भी थे। एक्टिंग और पॉलिटिशियन इनका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो आपके पास इंपॉर्टेंट था। ये बोला जाता है कि पश्चिम बंगाल के आपके पास जो तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है, उसके ये सांसद भी रह चुके हैं, प्लस ये एक्टर भी रह चुके हैं। बहुत सारे सीरियल्स में इन्होंने एक्टिंग भी की है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट था तपस पाल। क्लियर है? नेक्स्ट, और तृणमूल कांग्रेस के जो आपके पास प्रेसिडेंट है, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में की गई है ना, और इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? ममता बनर्जी। याद रखना है सबने, ममता बनर्जी। और बीजेपी के सबको पता होना चाहिए कौन है? जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जिसको आप बोल रहे हो, है ना। और अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस आप नीचे लिख के दो, हम पहले ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं अपने पॉलिटिकल वाले लेक्चर्स में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 था, आदर्श विधानसभा अध्यक्ष बोर्ड अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? मतलब एक जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, बोला गया उसे ये अवार्ड दिया गया। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, विधानसभा अध्यक्ष को ये अवार्ड दिया गया है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है पी रामा कृष्णा। क्या नाम है? पी राम कृष्ण। क्या नाम है? पी राम कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर इसका है। ये केरला विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये केरल या केरला विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इन्हें आदर्श विधानसभा अध्यक्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन हमारा रिवाइज्ड क्वेश्चंस है, जिसमें हमने बात करी थी आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार किसे दिया गया है। अगर मैं आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार की बात करूं, पंजाब के जो आपके पास मुख्यमंत्री हैं, नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया। और आदर्श विधानसभा अध्यक्ष अवार्ड किसे दिया गया है? नाम था पी रामकृष्ण। और ये कहाँ के हैं? बोला जा रहा है केरल के स्पीकर। प्रश्न नंबर 23 था, हाल ही में किस देश में संघाई कॉरपोरेशन संगठन के रक्षा और सुरक्षा विशेषज्ञों की बैठक की मेजबानी की है? सिंपल सी कहानी है। अभी अभी क्या हुआ, बोला गया एससीओ। एससीओ का मतलब होता है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये भी हमारा जो टॉपिक है वो हमारी वीडियोस में कवर हो चुका है, नीचे कमेंट सेक्शन में देखना ये वीडियो। तो बोल जा रहा है कि एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, और इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो 8 हैं, जिसमें भारत भी हिस्सा है। तो बोला गया इसका अभी अभी एक आपके पास सम्मेलन हुआ, एक बैठक हुई इसकी। तो वो कहाँ पे हुई है? याद रखना, वो हुई है पाकिस्तान में। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। बोला गया पाकिस्तान में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग हुई। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और वो किसके ऊपर उन्होंने बात करी? रक्षा और सुरक्षा के ऊपर, है ना। वहाँ पे बात हुई और बहुत सारे मुद्दों पे वहाँ पे बात हुई है। तो बोला गया ये कहाँ पे हुई? पाकिस्तान में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जो आपके पास हेडक्वार्टर वो कहाँ पे? चाइना, बीजिंग।
क्लियर है। अब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी? 8। नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 आपके पास कजाकिस्तान, नंबर 5 पे किर्गिस्तान, नंबर 6 पे रशिया, नंबर 7 पे तुर्कमेनिस्तान, नंबर 8 पे उज्बेकिस्तान। तो ये सारे आपके पास 8 मेंबर कंट्रीज हैं। और जो आपके पास एससीओ का जो आपके पास एक मीटिंग हुई है वो कहाँ पे हुई है? पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन रख दिया गया है? इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के बन रहे हैं। हमने बात करी थी एक अंबाला शहर का नाम भी किसी मंत्री के, पूर्व मंत्री के नाम पे रखा गया है, प्लस एक कैप्टन जो विक्रम बत्रा है उनके नाम पे भी एक चौक का नाम रखा गया है। वो सारे क्वेश्चंस आप नीचे लिख के दो, इसका मैं आंसर मैं बताता हूँ। याद रखना, प्रयागराज जंक्शन रखा गया है किस रेलवे स्टेशन का नाम? वो याद रखना इलाहाबाद या इलाहाबाद जंक्शन। आपको पता है इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है? प्रयागराज। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखो, अभी अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके जो सलाहकार, ये जो एडवाइजरी के रूप में एक पर्सन्स नियुक्त किए हैं, उनका नाम है बोथ ए एंड बी। ए का भास्कर खुवले और बी का अमरजीत सिन्हा। क्या नाम है? बी का अमरजीत सिन्हा। ये दोनों आपके पास रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स हैं और इन्हें सलाहकार के रूप में चुना गया है प्राइम मिनिस्टर के। नेक्स्ट, किस राज्य ने पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव का आयोजन किया है? देखो, एक आपके पास फेस्टिवल नाम है भारत बंगला पर्यटन उत्सव। क्लियर है? तो याद रखना, ये आपके पास त्रिपुरा राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ये पर्यटन समझते ना, टूरिज्म सेक्टर्स है ना, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत बंगला पर्यटन उत्सव का उद्घाटन या आयोजन किया है। नाम था त्रिपुरा। नेक्स्ट, द न्यू आर्मी हेडक्वार्टर थल सेना भवन बोला गया का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंपॉर्टेंट है, एक नया थल सेना भवन बनाया गया, उनका उद्घाटन आपके पास कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में। बोला गया जो आपके पास प्रेजेंट टाइम के जो 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा के जो आपके पास रक्षा मंत्री है, नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस जो आपके पास न्यू आर्मी हेडक्वार्टर है उसका उद्घाटन किया। और कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, भारत की पहली निजी सोने की खान किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट है। बोला गया अगर हम फर्स्ट प्राइवेट गोल्ड माइन की बात करें इंडिया की, तो वो कहाँ पे बनेगी? वो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करी जाए। बोला गया वर्ष 2019 के लिए फ्यूचर इंडेक्स के लिए वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में भारत का रैंक क्या आया है? फिर से आपके पास एक रैंक याद रखना, जब भी आपके पास इंडेक्स या सूचकांक की बात हो रही है तो आप एक अलग पेज में लिख लो। जब पेपर आएगा तो उन पूरे इंडेक्स को इकट्ठे पढ़ना है। ऐसे आपको इकट्ठे इंडेक्सेस भी बाद में लास्ट में पढ़ा दिए जाएंगे, पर आपका भी खुद से एक फर्ज बनता है कि इन इंडेक्सेस को साथ में लिख लो। फ्यूचर इंडेक्स में जो भारत का रैंक आया है और किसके, इसमें वर्ल्ड वाइड एजुकेशन में। क्लियर है? तो वो आपके पास आया है 35th रैंक। कितना आया है? 35th रैंक। और अगर मैं इस रैंक की बात करूं, इसी इंडेक्स की बात करूं, फ्यूचर इंडेक्स की बात करूं, इसमें जो नंबर 1 पे आए हैं नाम है फिनलैंड। कौन आए हैं? फिनलैंड। बोला गया कौशल आधारित शिक्षा में अपने छात्रों को ट्रेंड करने के लिए, मेरी बात समझ आ रही है? मतलब एक ट्रेंड है ना, वेल ट्रेंड जो आपके पास कंट्री है, उसी बेसिस पे आपके पास ये इंडेक्स या रैंकिंग जारी की गई। तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास अपने देश में जो बच्चों को ट्रेंड कर रहा है देश, वो आपके पास है फिनलैंड। और 35वें नंबर पे नाम आ रहा है भारत का। नेक्स्ट, किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है, नाम है प्रज्ञान ओझा। क्या नाम है? प्रज्ञान ओझा। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके पास बॉलर हैं, एक स्पिनर है ना, स्पिनर बॉलर हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। और प्रज्ञान ओझा की बात करें तो ये आपके पास बोला जाता है भुवनेश्वर ओडिशा की जो राजधानी है, वहां से संबंध रखते हैं। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता है? क्या बोला गया? एक आपके पास अवार्ड जिसका नाम था अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता है? अगर मैं इस क्वेश्चन की भी बात करूं तो इसका जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, किरण मजूमदार शाह। क्या नाम है? किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 की थीम क्या है? बोला गया अभी अभी आपके पास एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि आपके पास इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय जुडिशियल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी गई। उसकी जो आपके पास थीम है वो क्या है? तो इसका जो आपके पास बिल्कुल सही है, बोला गया जुडिशरी। इसमें जो आपके पास बिल्कुल सही आंसर था जुडिशरी एंड चेंजिंग द वर्ल्ड। क्या था? जुडिशरी एंड चेंजिंग द वर्ल्ड, या न्यायपालिका और बदलती दुनिया। क्या बोल सकते हैं? न्यायपालिका और बदलती दुनिया, या फिर जुडिशरी एंड चेंजिंग वर्ल्ड। बोला गया जुडिशरी एक आपके पास कॉन्फ्रेंस या फिर आपके पास एक सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, भारत में सेंट्रल एक्साइज डे, सेंट्रल एक्साइज डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। देखो आपके पास जो एक्साइज डिपार्टमेंट है ना, उससे सब संबंधित आपके पास एक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं इस डे की बात करूं तो बोला जाता है ये आपके पास 24 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल एक्साइज जो आपके पास डे है 24 फरवरी को, और यह दिन बोला जाता है 1944 से मनाया जाना स्टार्ट किया है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। हमने देखो पहले पढ़ा था इंटरनेशनल कस्टम डे, इंटरनेशनल कस्टम डे, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और सेंट्रल एक्साइज डे आपके पास 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब देखो कस्टम डे तो आप सबको पता है ना, एक कर कर जो आपके पास होता है, कस्टम जो आपके पास टैक्स होता है, उसी से संबंधित आपके पास डे सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पे जो एक्साइज आपके पास डिपार्टमेंट है उसी से संबंधित आपके पास ये डे सेलिब्रेट किया गया, और इसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। प्रश्न नंबर 34 था, बोला गया 27 साल बाद एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन में भारत के लिए किस पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? ग्रीको रोमन आपके पास एक टूर्नामेंट रख लो। बोला गया ग्रीको रोमन में जो भारत के लिए आपके पास एक गोल्ड मेडल लेके आए हैं वो आपके पास पहलवान है, नाम है सुनील कुमार, और ये 27 साल बाद ऐसा हुआ है। क्लियर है? अगर आप महिला की बात भी, महिला के क्षेत्र में भी याद रखना, उनका नाम आता है, नाम था साक्षी मलिक। साक्षी मलिक 65 किलो वर्ग के खेल में खेले, और इन्होंने यहाँ पे कुश्ती में सिल्वर मेडल लेके आए हैं। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, किस देश के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो बार्डकर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है आयरलैंड। आयरलैंड की जो आपके पास कैपिटल है वो भी आपको पता होना चाहिए, डुबलिन। डुबलिन। क्या हुआ क्या? इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो कि मतलब ये जो लियो बार्डकर है ना, यह भारतीय मूल के हैं। भारतीय मूल के मतलब इनका जो ओरिजिन है ना वो इंडिया से है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, ये प्रधानमंत्री थे वहां के, और इन्होंने वहां पे इस्तीफा दे दिया है। प्रश्न नंबर 36 था, बोला कि भारतीय सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में सोने के विशाल भंडार की खोज की है? जो भारतीय सर्वेक्षण है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल सर्वे। जियोग्राफिकल सर्वे ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, क्या नाम है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में 30,000 टन का सोना मिलेगा, या 3,000 टन के सोने का विशाल भंडार मिला है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 था, बोला गया यहाँ पे टीटाबोर, टीटाबोर, टीटाबोर किस भारतीय राज्य का पहला जीरो बेस्ड टाउन बन गया है? टाउन समझते हो ना आप, है ना? बोला गया एक कस्बा। तो बोला गया टीटाबोर किस भारतीय राज्य का जीरो वेस्ट टाउन बन गया है? अगर मैं इसकी बात करूं, इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है असम। जो टीटाबोर है वो असम का एक टाउन है, एक कस्बा है, वो आपके पास जीरो बेस्ड टाउन बन गया है। देखो जीरो बेस्ड टाउन कौन सा होता है, ये जीरो बेस्ड है क्या? बोला गया कि वहां पे ऐसा क्षेत्र, वहां पे जो वेस्टेज है, मानो जो कूड़ा करकट प्लास्टिक जो भी है उसका रीयूज कर लिया जाए, 80% तक जिसका रीयूज कर लिया जाए, उस कस्बे को हम क्या बोलते हैं? जीरो वेस्ट टाउन। क्लियर है? तो यहाँ पे जीरो वेस्ट टाउन के रूप में भारत का पहला राज्य बना है, वो आपके पास नाम था टीटावोर। वो है कहाँ पे? असम में। क्लियर है? मतलब असम राज्य का जो आपके पास टीटावोर एक कस्बा है, उसने 80% तक जो अपना वेस्ट है उसका रीयूज कर लिया है, दोबारा उपयोग कर लिया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल अर्बन
जो आपके पास अर्बन एरियाज़ हैं उनकी देखभाल के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक आपके पास मिशन स्टार्ट किया था। तो बोला गया ये कब स्टार्ट किया गया था, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो आपके पास है, बोला गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में इसे स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपके पास था प्रख्यात शिक्षाविद कृष्णा बोर्ड जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्यों से लोकसभा सदस्य थी। क्या बोला गया, कृष्णा बोस, ये बोर्ड नहीं था, कृष्णा बोस हैं ये, कृष्णा बोस जैसे सुभाष चंद्र बोस होते हैं ना, उसी की तरह इनका नाम था कृष्णा बोस। तो बोला गया ये जो कृष्णा बोस हैं वो 90 वर्षीय आपके पास महिला थी। इनका जन्म या ये आपके पास पश्चिम बंगाल से संबंध रखती थी। बोल जाता है कि यह जो जो कृष्णा बोस हैं, कृष्णा बोस का अब वो थोड़ा सा आइडिया लेके रखो कि कौन थे ये। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हर कोई जानता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी के भतीजा था, भतीजे की पत्नी का नाम था शिक्षाविद कृष्णा बोस। शिक्षाविद तो लगा देते, वेल एजुकेटेड को हम क्या बोल सकते हैं, शिक्षाविद। तो बोल जाता है कृष्णा बोस थे उनका नाम, है ना, किसका, सुभाष चंद्र बोस की जो भतीजा था, भतीजे की पत्नी का नाम। क्लियर है। तो ये आपके पास जो आपके पास पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस है, वहाँ की लोकसभा या मतलब बोला गया वहाँ से लोकसभा सदस्य थी। तृणमूल कांग्रेस का अलग फंड है, वो तो वहाँ की आपके पास एक पार्टी है ना। नेक्स्ट तो बोला गया राष्ट्रीय संग्रहालय ने किस शहर में एक अनूठी प्रदर्शनी हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमी का आयोजित की है। इंपॉर्टेंट है, देखो बोल रहा था कि नेशनल म्यूजियम की बात करी जा रही है। नेशनल म्यूजियम ने अभी अभी बोला गया एक प्रदर्शनी, एक एग्जीबिशन लगाई है और उसका नाम है हिस्टोरिकल गैस्ट्रोनॉमी का। बस आपको यही याद रखना है। और वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। देखो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता और वहाँ पे ऑप्शन मिलता है न्यू दिल्ली, तो चुपचाप टिक करके मार के आओ। उसमें लगभग 80 से 90% चांसेस होते हैं क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। गलती अगर किस्मत ही खराब होती तो वहाँ पे नहीं होता है ठीक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम शहर में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट है, देखो अभी अभी आप सबने सुना कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो 2 दिन की यात्रा पे भारत आए थे। तो बोला गया उन्हीं के एक तरह से आगमन पर एक समारोह का आयोजन किया गया। वो कहाँ पे किया गया था, अहमदाबाद। सबको क्लियर है ये चीज़ें। और अहमदाबाद में आपके पास एक स्टेडियम है, नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। तो बोला गया मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में बोला गया एक नमस्ते ट्रंप जो आपके पास कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें। अब मेरे को जल्दी से आपने बताना है, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है और हमने लास्ट के लेक्चर्स में उसको काउंट किया था, है ना, इस क्वेश्चन को। तो मेरे को जल्दी से बताना है वो क्या नाम पड़ गया। प्रश्न नंबर 42 था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। यहाँ पे मिस्टेक 2010 हो गई है, वो 20 कर लेना आप। बोला गया नेशनल साइंस डे हर बरस 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार भी आपके पास 28 फरवरी 2020 को सेलिब्रेट किया गया। इस दिन SERB महिला उत्कृष्ट पुरस्कार 2020 दिया गया। वो किसे दिया गया, डॉक्टर नीति कुमार। यहाँ पे आपको ये याद रखना है SERB क्या है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया डॉक्टर नीति कुमार को। नेक्स्ट वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने किस अभिनेता को बॉलीवुड के WBR गोल्ड एरा से सम्मानित किया है। देखो बॉलीवुड का आपके पास एक नाम है जिन्हें WBR गोल्ड एरा पुरस्कार मिला है और वो दिया किसने है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने, है ना। तो ये आपके पास नाम जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, पर ऑप्शन नंबर बी में थोड़ी मिस्टेक है, वो ठीक कर लेना। मनोज कुमार इनका नाम है। मनोज कुमार हिंदी फिल्म से जुड़े हुए हैं या हिंदी फिल्म से संबंध रखते हैं, जिन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा WBR गोल्डन एरा से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट था एवा वर्ल्ड कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये जो एवा AIVA है, इसका जो आपके पास फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन वर्ल्ड कप 2020 की जो आपके पास मेजबानी करने वाला जो देश है वो आपके पास है रशिया। क्या नाम है, रशिया। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही आंसर है वो आपके पास है डी, रशिया। क्लियर है। हाँ, और मेरे को आप जल्दी से बता के रखो जरा, भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कौन सा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 था, PM किसान योजना ने 24 फरवरी 2020 को एक बरस पूरा कर लिया है। इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली न्यूनतम आय कितनी है। इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान
सम्मान निधि जो आपके पास एक योजना है, उसके तहत पर ईयर या फिर हर साल जो किसान है उसको 6,000 आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। कितना? 6,000। तो इम्पॉर्टेंट है, 2020 में उसका एक साल पूरा हो गया और उसकी जो स्टार्टिंग की गई थी वो 2019 से। तो बोला गया इसमें जो आपके पास किसानों को दिया जाता है पर एनम 6,000 दिया जाता है, एक तरह से आर्थिक सहायता के लिए। नेक्स्ट बोला गया एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में पुरुष की फ्री स्टाइल श्रेणी में गोल्डन अवार्ड किसने जीता है? इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं क्वेश्चन की, तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, नाम है रवि दहिया। क्या नाम है? रवि दहिया। इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अगर मैं रोइंग फेडरेशन की बात करूं तो इसके जो आपके पास अध्यक्ष चुने गए हैं वो नाम है राजलक्ष्मी सिंह। क्या नाम है? राजलक्ष्मी सिंह देव। हाँ, अब मेरे को बताना है ये रोइंग है ना, रोइंग से आप क्या समझते हो? हमने पहले रोइंग से संबंधित एक क्वेश्चन देखा था और इसके बारे में पूरी बात करी थी, तो मेरे को जल्दी से बता दो रोइंग के बारे में आप क्या जानते हो। प्रश्न नंबर 48 था, फ्रांस में 34वें केन्स ओपन शतरंज टूर्नामेंट, ये थोड़ा गलत है, ये याद रखना। केन्स ओपन शतरंज टूर्नामेंट में कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर चैंपियन बने हैं? तो इनका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सी होना था पर सी में थोड़ी मिस्टेक है, डी गुकेश। क्या बोला गया? ऑप्शन नंबर डी है पर नाम क्या है इनका? गुकेश, GUKESH, गुकेश, जो कि 13 साल के भारतीय हैं। बोला गया देखो ये क्या था, फ्रांस में अभी अभी 34th कैनन्स, CANNES, कैनस ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ। ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ जिसमें जो डी गुकेश है वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ये ग्रैंड मास्टर चैंपियन बने हुए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्यों के पहले गांधी शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? देखो फर्स्ट गांधी पीस सेंटर जो आपके पास बना है वो आपके पास है उड़ीसा में। गांधी पीस सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? ओडिशा में। इंपॉर्टेंट है, पहला बना है। नेक्स्ट, गर्ल स्काउट्स द्वारा मनाए जाने वाला वर्ल्ड थिंकिंग डे 2020 की थीम क्या है? याद रखना, अगर हम वर्ल्ड थिंकिंग डे 2020 की बात करी जाए तो इसकी जो थीम है वो ऑप्शन नंबर सी ठीक है, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन। इसका मतलब क्या हुआ? विविधता, समानता और समावेश। बोला गया इसकी जो थीम है वो क्या थी? डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, या फिर हिंदी में विविधता, समानता और समावेश। तो याद रखो वर्ल्ड थिंकिंग डे हर वर्ष मनाया जाता है 22 फरवरी को। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और आज के 50 क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं। तो जो आपके पास एक फरवरी मंथ के जो आपके पास पार्ट्स देखने को मिल रहे थे वो आज पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब कल हम मार्च मंथ के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और अगर मैं इस वीडियो की बात करूं करंट अफेयर वाले की, तो हफ्ते में 2 बार आपके पास ये वीडियो लेक्चर्स आते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।